तो दोस्तों हैवलिन्स कर एक बेहतरीन मिनी सीरीज हमें देखने को मिल रही है नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक लिमिटेड सीरीज रहने वाली है सेक्शन 1 के साथ। तो आज हम इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। हेवेलियस एक आगामी पोलिश ऐतिहासिक ड्रामा टेलीविजन मिनी सीरीज है जो एमेस जान हेवेलियस के डूबने के बारे में है। इसमें मैग्डेलेना रोज्का, बोरिस शिजिक, मिचेल जुरावस्की, कोनराड एलेरिक और जस्टिना वासिलेवस्का जैसे कलाकार शामिल है। यह नेटफ्लिक्स पर 5 नवंबर 2025 को रिलीज होगी। आधार 1993 में पोलिश नौका एमेस जान हेवेलियस बाल्टिक सागर में रुगेन के तट पर पलट गई। एक घालना मैग्डेलेना रोज्का जोलांटा उलासिविच के रूप में कैप्टन, उलासिविच के रूप में बोरिस चिक, पीएल बिंटर के रूप में मिचेल जुरावस्की, कोनराड एलेरिक स्किरमंट के रूप में केस्कोव्स्का के रूप में जस्टिना वासिल्युस्का, जान एंगलर्ट बिंटर के पिता के रूप में, बिंटर की मां के रूप में माग्दालेना ज्वारजका जेसेक, कोमन इग्नासी बुर्जिस के रूप में कैप्टन, पोर्टू के रूप में मिरोस्लाव ज़ब्रोजेविच कुबारा के रूप में, आंद्रेज कोनोपकाकाज़कोव्स्की के रूप में टोमाज शूचर डलुकाज लेवांडोव्स्की, पीएल स्कर्जिप्स इंस्की के रूप में कार्पियल के रूप में डेरियस चोजनेकी, पीएल जेसेक बेलर, पीएल लेमास्की के रूप में ज्वाज्की के रूप में मिखाल पावलिकमिया गोटी आगा के रूप में फेरेंक के रूप में मार्सिन जानुस्किविज, पीएल माटेउज गोर्स्की जाजरेल के रूप में कोर्जिंस्की के रूप में पियोत्र लुकास्चिक चिलबर्न के रूप में अन्ना डेरेजोव्स्काजडविगा स्किरमुंट के रूप में मिखालिना लाबैक्च कोसोरे के रूप में मिरोस्लाव क्रोपियलनिकी, पीएल परिचारिका ओला के रूप में मैग्डेलेना ओसिंस्का, डोमिनिका क्लुजनियाक बोरेक के रूप में सैन्य कुरियर के रूप में जूलियन स्वीजेव्स्की, पीएल जोचिम लम्जा, पीएल एस पियोट्र रोगुकी स्वेडेस के रूप में बार्टलोमीज कोचेडॉफ, पीएल सिल्विया गोला कैथरीना नेसितोवा। उत्पादन श्रृंखला को हाल के वर्षों में सबसे बड़ी और सबसे जटिल पोलिश टेलीविजन श्रृंखला उत्पादन के रूप में घोषित किया गया था, जिसमें 120 से अधिक नामित पात्र और 3000 अतिरिक्त कलाकार शामिल थे, और इसके लिए 140 से अधिक सदस्यों के दल की आवश्यकता थी। 2 प्रमुख फोटोग्राफी जनवरी से अगस्त 2024 तक हुई। 3-4 श्रृंखला की शूटिंग स्विनोजेस्की, स्जेस्किन, जगोर्जेलेक, ग्डिनिया, सोपोर्ट, नोवी पोर्ट, व्रोक्ला, वारसॉ, चालुपकी और स्टारगार्ड में की गई थी। इसके अतिरिक्त ब्रुसेल्स के एक स्टूडियो में पानी के स्टंट दृश्य फिल्माए गए। 5-6 मुक्त करना मार्च 2024 में नेटफ्लिक्स ने सीरीज मेनिया में सीरीज के क्लिप प्रस्तुत किए। 7-8 उसी वर्ष बाद में न्यू होराइजन्स फिल्म फेस्टिवल में भी इसका पूर्वावलोकन किया गया। 9 एक टीजर ट्रेलर 16 जून 2025 को जारी किया गया था, जबकि आधिकारिक ट्रेलर 10 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। 10-11 श्रृंखला की रिलीज से पहले 2 एपिसोड्स चेसिन फिल्हार्मोनिक और गडिनिया फिल्म सेंटर, पीएल में दिखाए जाएंगे। 12-13 श्रृंखला 5 नवंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। कैस्पर बाजोन, जन्म 9 जनवरी 1983, एक फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और लेखक है। कटारजीना गिंटोव्ट, पीएल और फिलिप बाजोन के पुत्र। एक फिल्मोग्राफी लोकाटोर की 2015, लेखक्वाया कारपेतिया 2018, लेखक निर्देशक मायर 2018 से 2024, लेखक अपनी आंखें खोलो 2021, लेखक हाई वाटर 2022, लेखक हेवेलियस 2025, लेखक प्रोजेक्ट यूएफओ 2025, लेखक निर्देशक इडियट्स टीबीए, लेखक स्रोत। 1 पुस्तकें पोमारांगजोवी पोकोज, वाइडोनिक्टो नोवी स्वियाट, वारसजावा 2005, मिलोस्क डो पोरांको, विडोनिक्टो नोवी स्वियाट, वारसजावा 2008, कोन एलेचिना, वाइडोनिक्टो एमजी, वारसजावा 2010, क्लुग, विल्का लिटेरा,
वारसजावा 2012, ब्लिजनो, वायडोनिक्टो निस्जा, वारसजावा 2017, वायमियाना, वायडोनिक्टो निस्जा, वारसजावा 2017, फुएर्टे, वायडोनिक्टो ज़ार्ने, वोलोविएक 2020, आइडियोट, वायडोनिक्टो निस्जा, वारसजावा 2021, गैम्बिट ओरंगुटाना, ओपोविजक ओपोलस्किच जाचच, वायडोनिक्टो ज़ार्ने, वोलोविएक 2022, जान होलोबेक, जन्म 1978, एक पोलिश निर्देशक और छायाकार है। उन्हें नेटफ्लिक्स सीरीज द मायर 2018 से 2024, हाई वाटर 2024 और हेवेलियस 2025 के निर्देशन के लिए जाना जाता है। उन्होंने ड्रामा फिल्म 25 ईयर्स ऑफ इनोसेंस 2020 का भी निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पोलिश अकादमी पुरस्कार मिला। जीवनी। होलोबेक का जन्म वार्सो में पोलिश अभिनेता गुस्ताव होलोबेक और मैग्डेलेना ज्वाज्का के घर हुआ था। 1-2 परिवार मोकोतोव में रहता था। 3 उनकी मां की चचेरी बहन ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री मैग्रा जुबांस्की है। 4 हाई स्कूल में उन्होंने निर्देशक जोजेफ गेब्स्की पीएल के नेतृत्व वाले एक फिल्म क्लब में भाग लिया। 1997 में वे लॉर्ड्स फिल्म स्कूल में भाग लेने के लिए लॉर्ड्स चले गए, जहां से उन्होंने 2001 में स्नातक किया। 3-5 वह अभिनेत्री मैग्डेलेना रोजका के साथ रिश्ते में है, जिनसे उनकी मुलाकात टेलीविजन सीरीज मेडिक्स के सेट पर हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं। बोरिस मिशाल शिचमिचलाक, 1 पोलिश, BRSTS, जन्म बोरिस मिचलाक, 4 सितंबर 1978, एक पोलिश फिल्म और थिएटर अभिनेता और संगीतकार है। 2010 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पोलिश अकादमी पुरस्कार मिला। जीवन और करियर। उनका जन्म पोलैंड के लॉर्ड्स में हुआ था। उन्होंने लॉर्ड्स के हाई स्कूल नंबर 26 से स्नातक किया। 2001 में उन्होंने वार्सो स्थित एलेक्जेंडर जेलवेरोविच स्टेट थिएटर अकादमी से स्नातक किया और एक सफल फिल्म और थिएटर करियर की शुरुआत की। 2001 से वे वार्सो के टेट्र वस्पोलजेस्नी में प्रदर्शन कर रहे हैं। 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ पोलिश टीवी अभिनेता के लिए पब्लिक पोलिश टेलीविजन (TVP) के पुरस्कार विक्टर से सम्मानित किया गया। 2 उन्होंने विंसी 2004, टेस्टोस्टेरोन 2007, मोल 2011, द सीक्रेट ऑफ वेस्टरप्लाट 2013, पर्सोना नॉन ग्रेटा 2015, स्पोर 2017 और कोल्ड वॉर 2018 जैसी फिल्मों में अभिनय करके देशव्यापी लोकप्रियता हासिल की। अपने फिल्मी करियर के अलावा वे फॉर बेटर और वर्से, हनी ईयर्स, फोस्टर फैमिली, कासिया आई टोमेक और नियानिया सहित कई लोकप्रिय टीवी सीरीज में भी दिखाई दिए। 3 2008 में उन्होंने जस्टिना स्टेक्चकोव्स्का के साथ एकल चोक विएजे पारा ग्रजमी रिकॉर्ड किया। उसी वर्ष नवंबर में उन्होंने EMI म्यूजिक पोलैंड द्वारा अपना पहला स्टूडियो एल्बम फीलिन गुड रिकॉर्ड किया, जिसमें इवा बेम, कैसिया सेरेक्विका, मैरिसिया स्टारोस्टा और जस्टिना स्टेक्चकोव्स्का ने अतिथि भूमिका निभाई। 4 2011 में उन्होंने नताजा उर्बांस्का के साथ मिलकर एक गीत स्पीएव का क्रजेसिमिर डेब्स्की द्वारा रचित रिकॉर्ड किया, जिसका इस्तेमाल जेर्जी हॉफमैन द्वारा निर्देशित फिल्म बैटल ऑफ वार्सो 1920 में किया गया था। 5 व्यक्तिगत जीवन। वह अन्ना बरेजा के साथ रिश्ते में थे, जिनसे उनकी एक बेटी सोनिया है। 2008 में नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में अदालत के एक फैसले के तहत उन पर 2 साल के लिए गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 6 2019 में उन्होंने जस्टिना शिजनाग्लोव्स्का से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा हेनरिक है, जिसका जन्म 2020 में हुआ। अभिनेता एंडुरो बोज 2000, मोटरसाइकिल चालक के रूप में स्टैक्चा 2001, टोमेक के रूप में स्प्रिंग टू कम 2001, वोज्शिएक बुलावनिक के रूप में MC 2002, छात्र के रूप में मैजिक चनेड्रजेवो 2004, टीवी श्रृंखला सम्मिति
2004, अल्बर्ट के रूप में विंसी, 2004, जूलियन के रूप में वेल्स, 2004, बार्टोज के रूप में फिसर, 2005, टॉमाज क्रूजोन क्रूजिंस्की के रूप में केओस, 2006, लिसी के रूप में जेनेक, 2006, दरोगा व्यूनेट्रजना, 2006, ऑफिस रोवी, 2006, टॉमाज क्रूजोन के रूप में केमिस्ट के रूप में जॉब, सिजली ओस्टैटनिया सजारा कोमोरका, 2006, साउथ बाय नॉर्थ, 2006, जैकब के रूप में हाइना, 2006, बच्चे के पिता, आइसमैन, ब्रायनजा के बेटे के रूप में रेश, 2007, पुलिसकर्मी के रूप में ताजेमिका ट्विर्जीस जीफ्रो, 2007, अंतरस्तुरम फुहरर मैथियास बियर टेस्टोस्टेरोन, 2007, टाइटस के रूप में लेजडिस, 2008, ग्रोम, 2008 और एक गर्म दिल, 2008, स्नो व्हाइट एंड रशियन रेड, 2008, जोबो के रूप में ट्रजेसी अधिकारी, 2008, टॉमाज क्रूजिंस्की के रूप में मोल, 2011, वार्सो की लड़ाई 1920, 2011, जान क्रिनिकी के रूप में क्रिमिनल एम्पायर फॉर डमीज, 2013, स्किनहेड के रूप में ताजेमिका वेस्टरप्लेट, 2013, लेफ्टिनेंट के रूप में स्टीफन ग्रोडे की पेश के रूप में परसोना नॉन ग्राटा, 2015, स्पोर, 2017, कामेडिनर, 2018, फ्राइडेरिक वॉन क्रॉस के रूप में शीत युद्ध, 2018, लेक काजमारेक के रूप में मोवा पटाकोव, 2019, पिल्सुडस्की, 2019, जोजेफ पिल्सुडस्की के रूप में वर्ल्ड ऑन फायर, 2019, कोनराड के रूप में मैग्नेशियम, 2020, जब्रोजा लेवेनफिज के रूप में इनटू द नाइट, 2020 से 2021, एक पोलिश सैनिक के रूप में ऑपरेशन नेशन, 2022, रोमन के रूप में वॉर्जावियांका, 2023, फ्रेंक कजुलकोव्स्की के रूप में जोइका, 2023, आंद्रेई वाडिस के रूप में फुरिया, 2023, जिमिनोव के रूप में फोर्स्ट, 2024, जासूस विक तर फोर्स्ट के रूप में सिमोना कोसाक, 2024, बटुरा के रूप में पोलिश डबिंगनोमियो और जूलियट, 2011, टाइबाल्ट के रूप में जॉर्ज द हेजहॉग, 2011, जॉर्ज द हेजहॉग के रूप में कॉन्टैक्ट हाई, 2009, शॉश के रूप में एस्तरहाजी, 2009, ईवा के पिता के रूप में पुस इन बूट्स की सच्ची कहानी, 2009, पुस इन बूट्स के रूप में असैसिन्स क्रीड, 2008, मलिक अलसैफ के रूप में बोल्ट, 2008, बोल्ट के रूप में ओलंपिक खेलों में एस्टेरिक्स, 2008, ब्रूटस के रूप में गोवेस्ट, ए लकी ल्यूक एडवेंचर, 2007, जो डाल्टन के रूप में डोंकी जोटे, 2007, रोसिनांटे के रूप में टीएमएनटी, 2007, राफेल के रूप में ब्रोकन स्वॉर्ड, द एंजल ऑफ डेथ, 2006, जॉर्ज स्टोबार्ट के रूप में होम ऑन द रेंज, 2004, द बार्ड्स टेल, 2004, बार्ड के रूप में स्पाई किड्स 3D, गेम ओवर, 2003, रेज के रूप में शिकागो 1930, 2003, एडवर्ड नैश के रूप में 8 माइल, 2002, जिमी रैबिट स्मिथ जूनियर के रूप में ड्रैगन बॉल जेड, फ्यूजन रीबॉर्न, 1995, वेजिटा के रूप में ड्रैगन बॉल जेड, रैथ ऑफ द ड्रैगन, 1995, वेजिटा के रूप में नाट्य भूमिकाएं बम्बिनी डिप्रागा, 2001, एग्निजका ग्लिंस्का द्वारा निर्देशित, वार्सो में टीटर डब्लू स्पॉल्जेस्नी, विनी बोस्टपिएनी, टेडेउज कोनविकी, 2002, मैसीज एंगलर द्वारा निर्देशित, वार्सो में टीटर डब्लू स्पॉल्जेस्नी, स्ट्रैकोन जाचोडी मिलोस्की, विलियम शेक्सपियर, 2003, एग्निजका ग्लिंस्का द्वारा निर्देशित, वार्सो में टीटर डब्लू स्पोल्जेस्नी, पुल्कोनिक पटाक, द कर्नल बर्ड, हिस्टो बॉयचेव, 2003, पियोट्र नोवाक द्वारा निर्देशित, डोब्री व्યેजोर कवालर्स्की, डोरोटा ट्रुस्कोलास्का, जेर्जी बोंजाक द्वारा निर्देशित, पोरुक्चनिक जेड इनिशमोर, मार्टिन मैकडोनाग, 2003, मैसिएज एंगलर द्वारा निर्देशित, वार्सो में टीटर डब्लू स्पॉल्जेस्नी, नियजनाजोम जेड सेक्वानी, डाई अनबेकेंटे ऑस डेरसीन, एडोन वॉन होरवाथ, 2004, एग्निजका ग्लिंस्का द्वारा निर्देशित, वार्सो में टीटर डब्लू स्पोल्जेस्नी, स्थानांतरण, 2005, मैसीज एंगलर द्वारा निर्देशित, वार्सो में टीटर डब्लू स्पॉल्जेस्नी, उराजेक ऑफ यारी,
पीड़ित की भूमिका निभाना, ओलेग और व्लादिमीर प्रेस्नाकोव, 2006। मैसिएज एंगलर द्वारा निर्देशित, वार्सो में टीटर डब्लू स्पोलजेस्नी, प्रोसेस, फ्रांज काफ्का, 2008। मैसिज एंगलर्ट वारा निर्देशित, वार्सो में टीटर डब्लू स्पोलजेस्नी। कोनराड एलेरिक, जन्म 1989, एक पोलिश अभिनेता है। जीवनी। एलेरिक का जन्म वार्सो में हुआ था और वे ग्रोचोव में पले बड़े। 2। अपनी युवावस्था में उन्होंने एग्रीकोला वार्सो और ग्वार्डिया वार्सो के लिए फुटबॉल खेला। 3। उन्होंने मैथाई का भी प्रशिक्षण लिया। 1। व्यायामशाला के अपने अंतिम वर्ष में व्यवहार संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। टेक्निकम में फेल होने और सामान्य लिसियम से निकाले जाने के बाद उन्होंने एक वयस्क लिसियम से स्नातक किया और अपनी मटुरा परीक्षा उत्तीर्ण की। 1। उन्होंने मूल रूप से एक पेशेवर फुटबॉलर बनने की योजना बनाई थी, लेकिन घुटने की चोट ने उनकी योजनाओं को समाप्त कर दिया। 2। 4 बाद में उन्होंने अभिनय करने का फैसला किया और 2017 में लॉर्ड्स फिल्म स्कूल से स्नातक किया। जस्टिना वासिल्यूस्का, पोलिश उच्चारण JUT.NAWA.ILF.SKA, जन्म 28 नवंबर 1985, एक पोलिश अभिनेत्री है। प्रारंभिक जीवन और करियर। वासिलेवस्का का जन्म व्रोक्ला में हुआ था। 1। उनका एक बड़ा भाई है। 2। लॉर्ड्स फिल्म स्कूल से स्नातक, उन्होंने 2009 में अपना स्टेज डेब्यू किया। 3। 4। उन्होंने 2014 में TR वार्सो में काम करना शुरू किया। 5। 6। 2019 में उन्होंने TR वार्सजावा में कॉर्नेल मुंद्रुजो के नाटक पीसेस ऑफ अ वुमन के प्रीमियर में माजा की भूमिका निभाई। 4। व्यक्तिगत जीवन। वासिलेवस्का 2022 में समलैंगिक के रूप में सामने आई। राफेल लिस्टोपैड, जन्म 30 अप्रैल 1978, एक फिल्म संपादक है। जीवनी। उन्होंने लॉर्ड्स फिल्म स्कूल से फिल्म संपादन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2। उन्हें पोलिश फिल्म अकादमी, यूरोपीय फिल्म अकादमी 1 और पोलिश सोसाइटी ऑफ फिल्म एडिटर्स PSM का सदस्य चुना गया। 2। वह हैंडमेड पिक्चर्स पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो के बोर्ड के सदस्य बने। 2। वह लॉर्ड्स फिल्म स्कूल 3 और गडिनिया फिल्म स्कूल में लेक्चरर बने। 2। वह 2014, 4 और 2015 में पोलिश फिल्म संस्थान के विशेषज्ञ थे। 5। फिल्मोग्राफी 2005, ओरा डोराडोस्की, उपन्यास मोर्जे 2006, STATYCI 2006, सरोदा, ज़्वाटेक रानो 2007, काटिन 2008, पोस्टे रेस्टेंटे 2008, जिराफ और राइनो होटल 2009, मिलोस्क ना वाइबिगू PL 2010, मैराटन टैंका PL 2011, जार्निज्वर्टेक, जेनेक विस्निविस्की पेडल PL 2012, बेशर्म 2013, एम्बेसारा 2014, मीजी नामी डोब्रेज जेस्ट PL। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लघु श्रृंखला या मिनी श्रृंखला एक टेलीविजन शो या श्रृंखला होती है जो पूर्व निर्धारित सीमित संख्या में एपिसोड में एक कहानी कहती है। कई लघु श्रृंखलाओं को टेलीविजन फिल्म के रूप में भी संदर्भित और दिखाया जा सकता है। सीमित श्रृंखला एक नया अमेरिकी शब्द है जिसका प्रयोग कभी-कभी एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। 2021 तक स्ट्रीमिंग, प्रसारण और केबल टेलीविजन में लघु श्रृंखला प्रारूप की लोकप्रियता बढ़ गई है। सीरियल शब्द का प्रयोग यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में ऐसे शो के लिए किया जाता है जिसमें एक सतत कथात्मक कथानक होता है, जबकि सीरीज का प्रयोग एपिसोड के एक सेट के लिए किया जाता है, उसी तरह जैसे उत्तरी अमेरिका में सीजन का प्रयोग किया जाता है। परिभाषाएं। एक लघु श्रृंखला को एक चालू टेलीविजन श्रृंखला से अलग किया जाता है। चालू टेलीविजन श्रृंखला में आमतौर पर एपिसोड की कोई पूर्व निर्धारित संख्या नहीं होती है और यह कई वर्षों तक चल सकती है। 1970 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में इस शब्द के प्रचलन से पहले
चालू एपिसोडिक रूप को हमेशा धारावाहिक कहा जाता था, ठीक उसी तरह जैसे पत्रिकाओं या समाचार पत्रों के लगातार संस्करणों में एपिसोड के रूप में प्रकाशित होने वाले उपन्यास को धारावाहिक कहा जाता है। ब्रिटेन में लघु श्रृंखला को अक्सर धारावाहिक या श्रृंखला कहा जाता है। कई टिप्पणीकारों ने इस शब्द की अधिक सटीक परिभाषाएं प्रस्तुत की है। हॉलीवेल्स टेलीविजन कंपेनियन 1987 में लेस्ली हॉलीवेल और फिलिप पर्सर सुझाव देते हैं कि मिनी सीरीज विभिन्न लंबाई के 4 से 6 एपिसोड में प्रदर्शित होती है। 1-2 जबकि स्टुअर्ट कनिंघम ने टेक्सटुअल इनोवेशन इन द ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरिकल मिनी सीरीज 1989 में मिनी सीरीज को 2 से अधिक और धारावाहिक या श्रृंखला प्रोग्रामिंग से जुड़े 13 भाग वाले सीजन या आधे सीजन ब्लॉक से कम के सीमित रन प्रोग्राम के रूप में परिभाषित किया। 1-3 1980 और 90 के दशक में प्रारूप के प्रसार के साथ 2 या 3 रातों में प्रसारित होने वाली टेलीविजन फिल्मों को भी संयुक्त राज्य अमेरिका में आमतौर पर मिनी सीरीज कहा जाता था। 4-5 टेलीविजन ए हिस्ट्री 1985 में फ्रांसिस व्हीन ने दोनों के बीच चरित्र विकास में अंतर बताया है। सोप ओपेरा और प्राइम टाइम सीरीज दोनों ही अपने प्रमुख पात्रों को विकसित होने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि शो अनिश्चित काल तक चलने के इरादे से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर, एक मिनी सीरीज में एक स्पष्ट रूप से परिभाषित शुरुआत, मध्य और अंत होता है, जैसा कि एक पारंपरिक नाटक या उपन्यास में होता है, जिससे धारावाहिक के आगे बढ़ने के साथ पात्रों को बदलने, परिपक्व होने या मरने में मदद मिलती है। 2015 में टेलीविजन कला एवं विज्ञान अकादमी ने एमी पुरस्कारों के लिए नामांकितों के वर्गीकरण संबंधी अपने दिशानिर्देशों में बदलाव किया, जिसके तहत सीमित अवधि वाले सभी शो को मिनी सीरीज के बजाय सीमित सीरीज कहा जाने लगा। यह 1974 की वापसी थी, जब इस श्रेणी को उत्कृष्ट सीमित सीरीज नाम दिया गया था। 1986 में इसे उत्कृष्ट मिनी सीरीज में बदल दिया गया था। 2011 से 2014 तक मिनी सीरीज को टेलीविजन के लिए बनी फिल्मों की श्रेणी में रखा गया, उसके बाद उन्हें फिर से अलग श्रेणियां दी गईं। 21वीं सदी की परिभाषाएं। कोलिंस इंग्लिश डिक्शनरी ऑनलाइन 2021 तक यूके एक मिनी सीरीज को कई भागों में एक टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परिभाषित करती है, जो थोड़े समय के लिए लगातार दिनों या हफ्तों में दिखाया जाता है, जबकि वेबस्टर के न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी चौथा संस्करण 2010 यूएस की परिभाषा सीमित संख्या में एपिसोड में धारावाहिक रूप से प्रसारित एक टीवी नाटक या डॉक्यूड्रामा है। 8 लोकप्रिय उपयोग में 2020 के आसपास मिनी सीरीज और सीमित श्रृंखला के बीच की सीमाएं कुछ धुंधली हो गई है। प्रारूप को एक आत्मनिहित कथा, चाहे 3 या 12 एपिसोड लंबी, वाली श्रृंखला के रूप में वर्णित किया गया है। 9 इतिहास यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश टेलीविजन धारावाहिक प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बीच विकसित नाटकीय रेडियो प्रस्तुतियों पर आधारित है। 1920 के दशक में बीबीसी ने नाटकीय रूप से पुस्तकों का पाठ करने का बीड़ा उठाया। 1925 में इसने एक क्रिसमस कैरल प्रसारित किया, जो छुट्टियों के दौरान लोगों का पसंदीदा कार्यक्रम बन गया। बाद में जॉन रीथ रेडियो तरंगों का उपयोग अज्ञानता के बादलों को दूर करने के लिए करना चाहते थे और एक शास्त्रीय साहित्यिक पाठ पर आधारित एक क्लासिक धारावाहिक का विचार लेकर आए। 1939 में बीबीसी ने रोमांटिक उपन्यास द प्रिजन ऑफ जेंडा का रेडियो प्रसारण के लिए रूपांतरण किया। इसके रूपांतरणकर्ता जैक इंग्लिस ने कई पात्रों को एक में समेट दिया और कथानक को सरल बना दिया। इस निर्माण ने श्रोताओं के दिलों को छुआ और इसके बाद आने वाले धारावाहिकों के लिए एक आदर्श के रूप में काम किया। 11 युद्ध के बाद बीबीसी टेलीविजन ने 1951 में 6 एपिसोड में एंथनी ट्रोलोप द्वारा द वार्डन को प्रसारित करके क्लासिक रेडियो धारावाहिक परंपरा को उठाया। प्राइड एंड प्रेजुडिस 1952 में और जेन आयरे 1955 में धारावाहिक रूप से प्रसारित किया गया। 1953 में
बीबीसी ने टेलीविजन के लिए विशेष रूप से लिखे गए पहले धारावाहिक का प्रसारण किया, 6 भागों वाला द क्वार्टरमास एक्सपेरिमेंट। इसकी सफलता ने 2 और 6 भाग वाले धारावाहिकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 1955 में क्वार्टरमास 2 और 1958 में क्वार्टरमास एंड द पिट। नवंबर 1960 में बीबीसी ने चार्ल्स डिकेंस के बार्नबी रूज के 13 एपिसोड के रूपांतरण का प्रसारण किया। उसी वर्ष दिसंबर में इसने जेन ऑस्टेन के परसुएशन के 4 एपिसोड के नाटकीय रूपांतरण का प्रसारण किया। व्यावसायिक टेलीविजन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बीबीसी ने 1964 में बीबीसी 2 की शुरुआत की। इसमें शनिवार शाम को क्लासिक धारावाहिक रूपांतरणों के लिए एक नया समय निर्धारित किया गया था। देर रात के प्रसारण ने अधिक जोखिम भरे और जटिल विकल्पों और लंबे एपिसोड के लिए जगह बनाई। 1967 में द फोरसाइट सागा का प्रसारण 26-50 मिनट के एपिसोड में किया गया। ब्रिटेन में अपनी सफलता के बाद यह इस तथ्य के कारण कि वे टेलीनोवेलस की तुलना में बाद में प्रसारित होते हैं, आमतौर पर 22 या 10 बजे के बाद, थीम, दृश्य, संवाद और स्थितियों के संदर्भ में मिनी सीरीज अधिक साहसी है। एक कार्य जो पहले नोवेलस दास डेज द्वारा निभाया गया था, एक लोकप्रिय शब्द जो 1969 और 1979 के बीच 10 बजे प्रसारित होने वाले टेलीनोवेलस को संदर्भित करता है। उद्धरण वांछित। रेड ग्लोबो द्वारा निर्मित लघु श्रृंखलाएं उपरोक्त टेलीविजन नेटवर्क द्वारा डीवीडी प्रारूप में जारी की जाती है और इनमें से कुछ लघु श्रृंखलाएं पुस्तक के रूप में भी जारी की जाती है, विशेष रूप से बड़ी सफलताओं के मामले में, जैसे कि एनोस रेबेल्डेस, विद्रोही वर्ष और एकासा दास सेटे मुल्हेरेस, 7 महिलाओं का घर। उत्तरार्ध लेटिसिया वियर्सचोव्स्की द्वारा लिखित नामांकित पुस्तक पर आधारित था, जो लघु श्रृंखला के कारण प्रसिद्ध हुई। उद्धरण वांछित। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पहली स्थानीय रूप से निर्मित मिनी सीरीज अगेंस्ट द विंड थी, जो 1978 में प्रसारित हुई थी। 58 अगले दशक में ऑस्ट्रेलिया में 100 से अधिक मिनी सीरीज का निर्माण किया गया। 59 इस अवधि के दौरान ऐतिहासिक नाटक ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय थे। 1984 और 1987 के बीच कुल 34 ऑस्ट्रेलियाई निर्मित मिनी सीरीज में से 27 में ऐतिहासिक विषय थे। 60 कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में द डिसमिसल, बॉडी लाइन, यूरेका स्टॉकरे, द काउरा ब्रेकआउट, वियतनाम और ब्राइड्स ऑफ क्राइस्ट शामिल है। इन मिनी सीरीज के आख्यान अक्सर वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं और स्थितियों के संदर्भ में 1 या 2 काल्पनिक व्यक्तियों का अनुसरण करते थे। 61 साहित्यिक रूपांतरण भी लोकप्रिय थे। हालांकि इस अवधि के दौरान अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई लघु श्रृंखलाएं ऐतिहासिक रूप से केंद्रित थीं, फिर भी समकालीन एक्शन, एडवेंचर और रोमांटिक मेलोड्रामा जैसी शैलियों में कभी-कभार बदलाव होते थे। 61 1983 की लघु श्रृंखला रिटर्न टू ईडन ऑस्ट्रेलिया की अब तक की सबसे सफल लघु श्रृंखला थी, जिसके दुनिया भर में 300 मिलियन से अधिक दर्शक थे और इसे मेलोड्रामेटिक लघु श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ ऑस्ट्रेलियाई उदाहरण बताया गया है। 62 63 1990 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में बनी लघु श्रृंखलाओं की संख्या में गिरावट आई और जो बनी उनमें से कई का अंतर्राष्ट्रीय फोकस ज्यादा था, जिनमें अक्सर अमेरिकी या ब्रिटिश कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में होते थे और या ऑस्ट्रेलिया के बाहर फिल्माए जाते थे। 59 कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में द लास्ट फ्रंटियर, व्हिच वे होम, ए डेंजरस लाइफ, बैंकॉक हिल्टन और दादा इज डेथ शामिल है। हाल ही में सच्ची अपराध पर आधारित लघु श्रृंखलाएं लोकप्रिय हुई है, जिनमें ब्लू मर्डर और अंडरबेली एंथोलॉजी जैसे उल्लेखनीय उदाहरण शामिल है। लोकप्रियता। 18 घंटे की 1983 की मिनी सीरीज द विंड्स ऑफ वॉर रेटिंग में सफल रही, जिसमें मिनी सीरीज के सभी या कुछ हिस्सों के लिए 140 मिलियन दर्शक थे, जिससे यह उस समय तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मिनी सीरीज बन गई। 64 इसकी 1988 की सीक्वल वॉर एंड रिमेम्बरेंस ने सर्वश्रेष्ठ मिनी सीरीज, स्पेशल इफेक्ट्स और सिंगल कैमरा प्रोडक्शन एडिटिंग के लिए पुरस्कार जीता और कुछ आलोचकों ने इसे अमेरिकी टेलीविजन पर अंतिम महाकाव्य मिनी सीरीज माना।
24 हालांकि इसने प्रारूप के पतन की शुरुआत का भी संकेत दिया, क्योंकि $105 मिलियन का उत्पादन एक प्रमुख रेटिंग फ्लॉप था। वीसीआर और केबल टेलीविजन विकल्पों का आगमन अधिकांश मिनी सीरीज की लंबाई और रेटिंग में कमी के लिए जिम्मेदार था, जो 1990 के दशक के मध्य तक जारी रहा। 24 मिस्र में 1980 और 1990 का दशक टेलीविजन मिनी सीरीज का स्वर्णिम युग था, जिसने लाखों मिस्रवासियों को आकर्षित किया। उदाहरण के लिए, सलाह जुल्फिकार अभिनीत द फैमिली ऑफ मिस्टर शालाश मिनी सीरीज उस समय की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली थी। 65 21वीं सदी में इस प्रारूप ने केबल टेलीविजन पर वापसी की और स्ट्रीमिंग सेवाओं पर लोकप्रिय हो गया। उदाहरण के लिए, हिस्ट्री को अमेरिका, द स्टोरी ऑफ अस, हेटफील्ड्स एंड मैककॉयज और द बाइबल जैसी लघु श्रृंखलाओं के साथ अपनी कुछ सबसे बड़ी सफलताएं मिलीं। उद्धरण वांछित यूएसए नेटवर्क द्वारा पॉलिटिकल एनिमल्स को सबसे रोमांचक नई श्रृंखला के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि एचबीओ के बिग लिटिल लाइज, जिसे अंततः दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, ने 8 एमी पुरस्कार जीते। 66 एक सीजन वाले शो, जिन्हें अतिरिक्त सीजन के लिए नवीनीकृत नहीं किया जाना है, को चिह्नित करने के लिए प्रसारण और टेलीविजन उद्योग ने सीमित सीरीज या इवेंट सीरीज जैसे शब्द गढ़े। ये शब्द मल्टी सीजन शो पर भी लागू होते हैं, जिनमें हर सीजन में बदलते कलाकार और कहानी होती है, जैसे अमेरिकन हॉरर स्टोरी, फार्गो और ट्रू डिटेक्टिव। इससे एक स्वनिहित सीजन एक मिनी सीरीज से लंबा, लेकिन मल्टी सीजन सीरीज के पूरे दौर से छोटा हो जाता है। यह शब्दावली उद्योग पुरस्कारों के लिए कार्यक्रमों के वर्गीकरण के उद्देश्य से प्रासंगिक हो गई। 67 हॉलीवुड रिपोर्टर द्वारा साक्षात्कार किए गए कई टेलीविजन अधिकारियों ने कहा कि मिनी सीरीज शब्द का जनता के लिए नकारात्मक अर्थ है, क्योंकि यह मेलोड्रामा, भारी कार्यों से जुड़ गया है जो आमतौर पर इस प्रारूप के तहत निर्मित किए जाते थे, जबकि सीमित श्रृंखला या इवेंट सीरीज उच्च सम्मान की मांग करते हैं। 68 यही कारण था कि पैरोडी मिनी सीरीज द स्पॉयल्स ऑफ बेबीलोन का निर्माण हुआ, जिसने मिनी सीरीज के कई नकारात्मक रूढ़िवादों का मजाक उड़ाया। 69 21वीं सदी में 2 मिनी सीरीज का पॉप संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, और अक्सर इन्हें अब तक के 2 सर्वश्रेष्ठ शो का नाम दिया जाता है, बैंड ऑफ ब्रदर्स, जो 2001 में रिलीज हुआ, और चेरनोबिल, जो 2019 में रिलीज हुआ। जब चेरनोबिल का अंतिम एपिसोड प्रसारित हुआ, तो यह पहले से ही आईएमडीबी इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग वाला शो था। 70 71 एक प्रारूप के रूप में मिनी सीरीज पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गई है। श्रृंखला संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक टेलीविजन पर दिखाई गई और पूरी दुनिया में प्रसारित की गई, और सोवियत संघ को बेची जाने वाली पहली बीबीसी टेलीविजन श्रृंखला बन गई। 13 14 उत्तरी अमेरिका एंथोलॉजी श्रृंखला ने टेलीविजन के स्वर्ण युग के दौरान अमेरिकी नाटकीय प्रोग्रामिंग पर हावी रही, जब हर रात शुरुआती रात होती थी। कोई नहीं जानता था कि घुंडी का एक झटका महान नाटकीय साहित्य के जन्म को चिंगारी देगा। 15 प्रत्येक एपिसोड में एक अलग कहानी और पात्रों का एक अलग सेट प्रस्तुत किया गया था। बहुत कम ही कहानियों को कई एपिसोड में विभाजित किया गया था, जैसे 1955 ओमनिबस श्रृंखला से मिस्टर लिंकन, जिसे 2 भागों में प्रस्तुत किया गया था, या 1959 के फॉर हुम द बेल टोल्स का रूपांतरण 16-17 प्लेहाउस 90 श्रृंखला से, जिसे शुरू में निर्देशक जॉन फ्रेंकहाइमर ने 3 भागों में शामिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन अंततः 2 90 मिनट की किश्तों के रूप में प्रसारित किया गया था। 18-19 हर हफ्ते एक नए नाटक का मंचन करने की उच्च लागत और तकनीकी कठिनाइयाँ। 20 इस खालीपन को गनस्मोक या वैगन ट्रेन जैसी कम खर्चीली सीरीज से भरा गया, जिनमें हर हफ्ते एक जैसे किरदार होते थे और जिनमें आकर्षक पुनर्प्रसारण और सिंडिकेशन अधिकारों की ज्यादा संभावना थी। 1969 से 1970 में ब्रिटिश 26 एपिसोड वाले धारावाहिक द फोरसाइट सागा, 1967
कि अमेरिका में सफलता ने टीवी अधिकारियों को यह एहसास दिलाया कि उपन्यासों पर आधारित सीमित बहुएपिसोड वाली कहानियां लोकप्रिय हो सकती है और साप्ताहिक दर्शकों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। 1.6 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार मिनीसीरीज शब्द का सबसे पहला ज्ञात प्रयोग 1963 में हुआ था, जब इसे हाइफनेटेड रूप में कॉनवेल सविले डेली कुरियर द्वारा सीबीएस संगीत शो योर हिट परेड के सीमित 5 सप्ताह के प्रसारण के लिए नियोजित किया गया था। 21-22 द ब्लू नाइट नवंबर 1973 में 4 रातों में 1 घंटे के खंडों में प्रसारित 4 घंटे की टेलीविजन के लिए बनाई गई फिल्म को कहीं और अमेरिकी टेलीविजन पर पहली मिनीसीरीज के रूप में श्रेय दिया गया है। इसमें विलियम होल्डन ने लॉस एंजिल्स के एक बीट कॉप की भूमिका निभाई जो सेवानिवृत्त होने वाला था। 23 मिनीसीरीज का रूप 1974 के वसंत में सीबीसी के 8 भाग वाले धारावाहिक द नेशनल ड्रीम के साथ जारी रहा। इन प्रारंभिक प्रयासों के बाद प्रसारकों ने अन्य पुस्तकों को स्क्रीन पर लाने के लिए मिनी सीरीज का उपयोग किया। उद्धरण वांछित इरविन शॉ के उपन्यास पर आधारित रिच मैन पुअर मैन 1976 में एबीसी द्वारा 12 1 घंटे के एपिसोड में प्रसारित किया गया था। इसने मिनी सीरीज प्रारूप को लोकप्रिय बनाया और टेलीविजन वर्ग से ऊपर के सितारों वाली लोकप्रिय पुस्तकों के टेलीविजन मिनी सीरीज संस्करणों के 1 दशक लंबे स्वर्ण युग की शुरुआत की। 24 1977 में एलेक्स हेली की रूट्स को प्रारूप की पहली ब्लॉकबस्टर सफलता कहा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी सफलता आंशिक रूप से इसके शेड्यूल के कारण थी। 12 घंटे की अवधि को लगातार रातों में प्रसारित 8 एपिसोड में विभाजित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 71% दर्शकों और 130 मिलियन दर्शकों के साथ समापन हुआ, जो उस समय का सबसे अधिक रेट किया गया टीवी कार्यक्रम था। टीवी गाइड अप्रैल के 11 से 17 1987 नॉर्थ एंड साउथ जॉन जेक्स के 1982 के उपन्यास का 1985 का रूपांतरण टीवी इतिहास में 10 सर्वोच्च रेटेड मिनी सीरीज में से एक है। जापान जापानी धारावाहिक टेलीविजन निर्माण का पता संडे डायरी ऑफ माई होम वागा या नो निचियो निक्की से लगाया जा सकता है, जिसे 1953 में एनटीवी द्वारा प्रसारित किया गया था और इसमें 25 आधे घंटे के एपिसोड शामिल थे। इस होम ड्रामा ने पीढ़ीगत मतभेदों और एक सीमित स्थान में एक प्यार करने वाले परिवार होने के विरोधाभासों पर ध्यान केंद्रित किया, जो आज तक जीवित नाटक की एक शैली को रेखांकित करता है। उसी वर्ष एनएचके ने अप्स एंड डाउन्स टूवर्ड्स हैप्पीनेस कोफुकू ए नो किफुकू में होम ड्रामा प्रारूप की अपनी भिन्नता की कोशिश की, जिसमें 13 एपिसोड शामिल थे। इसके नायक एक पूर्व धनी परिवार कठिन समय से गुजर रहा है, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर है। 28 तब से जापानी टेलीविजन नाटक, जिसे डोरमा भी कहा जाता है, जापानी टेलीविजन का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। शाम के नाटक साप्ताहिक प्रसारित होते हैं और आमतौर पर 10 से 14 1 घंटे लंबे एपिसोड होते हैं। आमतौर पर एपिसोडिक होने के बजाय पूरे एपिसोड में एक ही कहानी चलती रहती है। चूंकि ये एक निश्चित लंबाई के होते हैं, इसलिए नाटकों का एक निश्चित अंत होता है, और चूंकि ये अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, इसलिए ये पात्रों, परिस्थितियों और रोचक संवादों को उस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं जो फिल्मों में संभव नहीं है। डोरमा कभी भी बीच सीजन में रद्द नहीं किए जाते, लेकिन बेहद लोकप्रिय होने पर भी ये अगले सीजन में जारी नहीं रहते। लोकप्रिय नाटक अक्सर अंतिम एपिसोड के बाद विशेष कार्यक्रम बनाते हैं, अगर शो बहुत सफल रहा हो। 29 दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया ने 1960 के दशक में टेलीविजन सीरीज कोरियाई आरआर देउरमा का प्रसारण शुरू किया। तब से ये शो दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए, आंशिक रूप से कोरियाई लहर के प्रसार के कारण, जिसमें स्ट्रीमिंग सेवाएं बहुभाषा उपशीर्षक प्रदान करती है। कोरियाई नाटक आमतौर पर एक निर्देशक द्वारा निर्देशित और एक पटकथा लेखक द्वारा लिखे जाते हैं। इस प्रकार अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला के विपरीत, जहां अक्सर कई निर्देशक और लेखक एक साथ काम करते हैं, एक अलग निर्देशन शैली और भाषा होती है। 30
समकालीन समय में सेट श्रृंखला आमतौर पर एक सीजन के लिए चलती है, प्रत्येक 60 मिनट के 12 से 24 एपिसोड के लिए। ऐतिहासिक श्रृंखला सेगुक 50 से 200 एपिसोड तक लंबी हो सकती है और या तो ऐतिहासिक शख्सियतों पर आधारित होती है, ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल करती है या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग करती है। हालांकि तकनीकी रूप से सेगुक शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐतिहासिक नाटक होता है, यह शब्द आमतौर पर कोरियाई इतिहास में घटित होने वाले नाटकों के लिए आरक्षित है। 31 सेगुक के लोकप्रिय विषयों में पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध युद्ध, राजघराने, प्रसिद्ध सैन्य नेता और राजनीतिक षड्यंत्र शामिल रहे हैं। कोरियाई नाटकों की शूटिंग आमतौर पर बहुत ही सीमित समय में की जाती है, अक्सर प्रसारण से कुछ घंटे पहले। पटकथाएं लचीली होती है और दर्शकों की प्रतिक्रिया के आधार पर निर्माण के दौरान कभी भी बदल सकती है। सोवियत संघ, रूस। हालांकि सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टेलीविजन प्रसारण फिर से शुरू करने वाले पहले यूरोपीय देशों में से एक था, लेकिन शुरुआती सोवियत टेलीविजन ने अपने दर्शकों को विविध प्रकार के कार्यक्रम नहीं दिखाए। 1950 के दशक में समाचार, खेल, संगीत कार्यक्रम और फिल्में मुख्य विषय थे। टेलीविजन निर्माण और प्रसारण पर राज्य के नियंत्रण के कारण टेलीविजन केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा और प्रचार का साधन भी बन गया। धारावाहिक, क्विज शो और खेलों को बहुत ही निम्न स्तर का माना जाता था। 32 1960 के दशक की शुरुआत में टेलीविजन का तेजी से विस्तार हो रहा था। चैनलों की संख्या और दैनिक प्रसारण की अवधि में वृद्धि के कारण प्रसारण के लिए उपयुक्त सामग्री की कमी हो गई। इसके परिणामस्वरूप टेलीविजन फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ, विशेष रूप से बहुएपिसोड टेलीविजन फिल्मों, रूसी नोगोसिरिनी टेलीविजनी फिल्म का, जो लघु श्रृंखलाओं के लिए आधिकारिक सोवियत उपनाम था। 32 हालांकि सोवियत संघ ने 1967 में रंगीन प्रसारण शुरू किया था, रंगीन टीवी सेट 1980 के दशक के अंत तक व्यापक नहीं हुए। इसने टीवी के लिए बनी फिल्मों को श्वेतश्याम फिल्मों पर फिल्माने को उचित ठहराया। 1965 के 4 एपिसोड की कॉलिंग फॉर फायर, डेंजर क्लोज 33 को पहली सोवियत मिनी सीरीज माना जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक पीरियड ड्रामा है, जिसमें सोवियत गुरिल्ला लड़ाके जर्मन परिसर में घुसपैठ करते और जर्मन हवाई क्षेत्र को नष्ट करने के लिए नियमित सोवियत सेना की आग का निर्देशन करते हुए दिखाए गए हैं। 1970 के दशक के दौरान सीधे सादे उत्साह ने देशभक्ति, परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी के अधिक सूक्ष्म अंतर्संबंध को जन्म दिया, जो अपराध ड्रामा, जासूसी शो या थ्रिलर की पारंपरिक शैलियों में लिपटा हुआ था। सबसे लोकप्रिय सोवियत मिनी सीरीज में से एक 17 मोमेंट्स ऑफ स्प्रिंग 34 नाजी जर्मनी में सक्रिय एक सोवियत जासूस के बारे में है, जिसे 1972 में शूट किया गया था। इस 12 एपिसोड की मिनी सीरीज में राजनीतिक थ्रिलर और डॉक्यूड्रामा की विशेषताएं शामिल। सोवियत काल की अन्य लोकप्रिय लघु श्रृंखलाओं में साइबेरियाई गांव के स्थानीय लोगों की कई पीढ़ियों के भाग्य के बारे में द शैडोज डिसअपियर एट नून 35 1971 7 एपिसोड शामिल है। द लॉन्ग रिसेस 36 1973 4 एपिसोड एक रात्रि स्कूल के छात्रों और शिक्षकों के बारे में। द ऑर्डील 37 1977 13 एपिसोड एलेक्सी टॉल्स्टॉय के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण, जो प्रथम विश्व युद्ध, 1917 की क्रांति और उसके बाद हुए गृहयुद्ध के महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान रूसी समाज के विकास का पता लगाता है। द डेज ऑफ द टर्बिन्स 38 1976 3 एपिसोड मिखाइल बुल्गाकोव के इसी नाम के नाटक का रूपांतरण 12 कुर्सियाँ 39 1976 4 एपिसोड इलफ और पेट्रोव द्वारा इसी नाम के व्यंग्य उपन्यास का रूपांतरण, जहां अपराध में दो साथी एक पुराने 12 कुर्सी सेट से कुर्सियों की खोज करते हैं, जिनमें से एक में गहने छिपे होते हैं। ओपन बुक 40 1977 9 एपिसोड वेनामिन कावेरीन द्वारा इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण, एक सोवियत महिला माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में जिसने सोवियत संघ में पेनिसिलिन के पहले बैच प्राप्त किए और इसके उत्पादन का आयोजन किया।
युद्ध के तुरंत बाद की अवधि में अपराधियों के खिलाफ लड़ाई के बारे में द मीटिंग प्लेस कैन नॉट बी चेंज्ड 1979 5 एपिसोड। लिटिल ट्रेजेडीज 1979 3 एपिसोड। अलेक्जेंडर पुश्किन के कार्यों पर आधारित लघु नाट्य नाटकों का संग्रह डेड सोल्स 1984 5 एपिसोड। निकोलाई गोगोल के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण, जिसमें पावेल चिचिकोव और उनके द्वारा सामना किए गए लोगों की यात्राओं और रोमांचों का वर्णन है, और टास इज ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर 1984 10 एपिसोड। सोवियत और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बीच रस्साकशी के बारे में है। 1970 से 1980 के दशक में बच्चों के लिए कई लघु श्रृंखलाएं बनाई गईं। उनमें से है द एडवेंचर्स ऑफ बुराटिनो 1976 2 एपिसोड। एलेक्सी टॉल्स्टॉय द्वारा द गोल्डन की या द एडवेंचर्स ऑफ बुराटिनो का एक रूपांतर, जो बदले में कार्लो कोलोडी द्वारा द एडवेंचर्स ऑफ पिनोचियो का पुनर्कथन है। द टू कैप्टन 41 1976 6 एपिसोड। वेनामिन कावेरीन द्वारा द टू कैप्टन का एक रूपांतर, एक खोए हुए आर्कटिक अभियान की खोज और सेवर्नाया जेमलिया की खोज के बारे में। द एडवेंचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक 1979 3 एपिसोड। एक ह्यूमनॉइड रोबोट की अपने प्रोटोटाइप से मुलाकात और दोस्ती के बारे में। एक 6वीं कक्षा का स्कूली लड़का। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूसी टेलीविजन ने निजीकरण और उदारीकरण का दौर देखा। 1990 और 2000 के दशक के टेलीविजन कार्यक्रमों में समकालीन समय द क्रिमिनल सेंट पीटर्सबर्ग 42 2000 90 एपिसोड और जारिस्ट रूस द मिस्ट्रीज ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग 43 1994 60 एपिसोड पर आधारित कई अपराध नाटक शामिल थे। 2000 के दशक से शुरू होकर रूसी टीवी ने पुस्तक रूपांतरणों का पुनरुत्थान देखा, जैसे द इडियट 44 2003 10 एपिसोड। फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की के उपन्यास का रूपांतरण द केस ऑफ कुकोत्स्की 45 2005 12 एपिसोड। ल्यूडमिला उलित्स्काया के उपन्यास का रूपांतरण द मास्टर एंड मार्गारीटा 46 2005 10 एपिसोड। मिखाइल बुल्गाकोव के उपन्यास का रूपांतरण डॉक्टर जिवागो 47 2006 11 एपिसोड। बोरिस पास्टरनक के उपन्यास का रूपांतरण फादर्स एंड सन्स 48 2008 4 एपिसोड। इवान तुर्गनेव के उपन्यास का रूपांतरण लाइफ एंड फेट 49 2012 12 एपिसोड। कुप्रिन 50 51 52 2014 13 एपिसोड। अलेक्जेंडर कुप्रिन के कई उपन्यासों का रूपांतरण। ब्राजील में रेडे ग्लोबो टेलीविजन नेटवर्क ने लैम्पियाओ ए मारिया बोनिता के प्रसारण के साथ इस प्रकार की टेलीविजन शैली का निर्माण शुरू किया। 53 जिसे एग्विनाल्डो सिल्वा और डॉग कॉम्पराटो ने लिखा और पाउलो अफोंसो ग्रिसोली ने निर्देशित किया और 1982 में 8 एपिसोड में प्रसारित किया गया। 55 ब्राजील में इन एपिसोड को लोकप्रिय रूप से अध्याय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक एपिसोड एक पुस्तक अध्याय के अनुरूप होता है, जहां अगला अध्याय उसी बिंदु से शुरू होता है जहां पिछला समाप्त हुआ है। 56 रेडे मांचेते ने इसके निर्माण के अगले वर्ष 1984 में मार्क्वेसा डी सेंटोस का निर्माण और प्रसारण किया। ब्राजीलियाई मिनीसीरीज में आमतौर पर कई दर्जन अध्याय होते हैं, कभी कभी लंबी अवधि होती है, जैसे ब्राजीलियाई एक्वारेल 57 जिसमें 60 अध्याय होते हैं, जो इसे लगभग एक मिनी टेलीनोवेला बनाता है। एमेस जान हेवेलियस 14 जनवरी 1993 को लगभग 4:10 और 5:12 UTC+1 के बीच डूब गया, जब जहाज पोलैंड के स्विनोज्स्की से स्वीडन के यस्ताद जाते हुए बाल्टिक सागर पार कर रहा था। इस दुर्घटना में 64 यात्रियों और चालक दल के 55 सदस्यों की मृत्यु हो गई, जिससे यह पोलिश इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकालीन समुद्री आपदा बन गई। 2 पृष्ठभूमि एमएस जान हेवेलियस एक रोल्न रोल्फ जहाज 1977 में लॉन्च किया गया था। 3 इसका स्वामित्व पोलिश ओशन लाइन्स के पास था और यूरोफ्रीका PL द्वारा संचालित किया जाता था। 4
यह ट्रकों और रेल कारों का परिवहन करते हुए स्विनोज्स्की और यस्टेड के बीच संचालित होता था। 5-15 वर्षों में जहाज में लगभग 30 गंभीर दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1982 में लगभग डूबना और 1986 में एक बड़ी आग लगना शामिल है। 2-6-7 आग लगने के बाद पोलिश ओशन लाइन्स ने जहाज की मरम्मत का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित डेक पर 70 टन कंक्रीट जोड़ा गया, जिससे स्थिरता की समस्या पैदा हुई। 8-9 आपदा से 4 दिन पहले यस्ताद में डॉकिंग के दौरान जहाज का स्टर्न गेट क्षतिग्रस्त हो गया था। 8-10 इस वजह से कैप्टन आंद्रेज उलासीविच पीएल ने जहाज के प्रस्थान को रद्द करने और मरम्मत के लिए इसे सेवा से हटाने की मांग की। हालांकि जहाज मालिकों ने चालक दल को स्टर्न गेट की अस्थायी मरम्मत करने और बाद में लेअप के दौरान धीरे धीरे इसकी मरम्मत करने का आदेश दिया। 11 स्टर्न गेट की अस्थायी मरम्मत के कारण जहाज के प्रस्थान में 2 घंटे की देरी हुई। 12 डूब जहाज 13 जनवरी 1993 की शाम को 22:30 UTC+1 पर रवाना हुआ, जो तय समय से 2 घंटे पीछे था। 4-9 इसमें 35 यात्री, 29 चालक दल के सदस्य, 28 ट्रक और 10 रेलगाड़ियां थीं। 13 सभी चालक दल के सदस्य पोलिश थे। 14 पूर्वानुमान में खराब मौसम की बात कही गई थी। 4-15 सबसे पहले मैंने चैनल 16 VHF पर कैप्टन उल्लासीविच को कॉल करते सुना। उन्होंने बताया कि नौका का झुकाव 30 डिग्री पर है और वह जहाज छोड़ने का अलार्म बजा रही है। रोने रेडियो दा पहले से ही रेडियो पर था। तटीय स्टेशन ने जान हेवेलियस को फोन करके जहाज की स्थिति पूछी। जवाब मिला कि किनारे का झुकाव 70 डिग्री तक पहुंच रहा है और फिर सन्नाटा छा गया। उस समय नौका से संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। एडवर्ड बिएनिएक, एमएस मिकोलाज कोपरनिक के कप्तान, पीएल 16 14 जनवरी 1993 को लगभग 2:40 बजे बाल्टिक सागर में उठ रहे तूफान वेरेना के परिणामस्वरूप मौसम की स्थिति बिगड़ने लगी। 17-18 जहाज ने ब्यूफोर्ट पैमाने पर 12 मापी गई हवाओं का अनुभव किया। 2 हवा की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा 86 नॉट 99 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई और लहरें 5 मीटर 16 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गईं। 19 जैसे ही जहाज स्थिरता के साथ संघर्ष कर रहा था, चालक दल ने इसकी गति कम कर दी, जिससे स्टीयरिंग में नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त मजबूत बंदरगाह की ओर हवाओं के कारण चालक दल ने स्थिरता बढ़ाने के प्रयास में परिचालन सिफारिशों के विपरीत बंदरगाह की ओर गिट्टी टैंक भर दिए। 13-15 लगभग 4 बजे तूफानी हवाओं ने जहाज के एक तरफ से टक्कर मारी, जिससे वह झुक गया। 13-20 कैप्टन उलासीविच ने जहाज के अगले हिस्से को हवा की दिशा में मोड़कर इसे कम करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक तेज हवा के झोंके ने जहाज के स्टारबोर्ड वाले हिस्से पर प्रहार किया, जिससे जहाज का बंदरगाह की ओर झुकाव गंभीर हो गया और बंदरगाह की तरफ के गिट्टी टैंकों के भर जाने से यह और भी बढ़ गया। 21 जहाज के माल को सुरक्षित रखने वाले फास्टनर टूट गए। 9-10 4:30 बजे कैप्टन उलासीविच ने जहाज को खाली करने का आदेश दिया। 13 कई यात्री सिर्फ पजामा पहने हुए थे, क्योंकि उन्होंने बाहर निकलने का प्रयास किया था और कई लोग हवा के झोंकों से पानी में फेंक दिए गए। 4:10 4:40 बजे जहाज ने मेरे कॉल भेजा। 20-17 5:12 बजे जहाज जर्मन द्वीप रुगेन पर केप आरकोना के तट से लगभग 24 किलोमीटर 15 मील दूर पलट गया। 5:13 बचे लोगों ने कहा कि जहाज इतनी तेजी से पलटा कि समय पर लाइफबोट लॉन्च करना मुश्किल था। 6:22 बचाव प्रयास एमएस चांसन्याडेकी पीएल को बचाव प्रयास में तैनात किया गया था। बचाव हेलीकॉप्टरों को स्ट्रालसुंड के पास पारो और डेनमार्क से तैनात किया गया था। 23 एमएस चांसन्याडेकी पीएल
जो अंतः स्विनोज की अस्ताद लाइन पर जॉन हेवेलियस की जगह लेगा, को भी बचाव कार्यों में तैनात किया गया था। 24 नौका के स्थान के बारे में गलत संचार के कारण हेलीकॉप्टर डूबने के लगभग 1.5 घंटे बाद तक नहीं पहुंचे। 8 पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस 36 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जिससे कुछ लाइफबोट रहने वालों को हाइपोथर्मिया का सामना करना पड़ा। 3-4 केवल 9 लोग बच गए, सभी चालक दल के सदस्य, और उन्हें हाइपोथर्मिया के इलाज के लिए जर्मन अस्पतालों में ले जाया गया। 3 मृतकों में, जिनमें से अधिकांश ट्रक चालक थे, स्वीडिश, ऑस्ट्रियाई, हंगेरियन, नॉर्वेजियन और चेक नागरिक शामिल थे। 14-20 केवल 37 शव ही बरामद किए गए। 25 जांच पड़ताल। प्रधानमंत्री हन्ना सुचोका ने इस आपदा की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। 14-3 हालांकि आयोग की जांच मार्च 1993 में बिना कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए स्थगित कर दी गई। 26-27 वर्षों की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया कि जहाज मालिक यूरोफ्रीका, जिसने जॉन हेवेलियस को जहाज चलाने की अनुमति दी थी, इस आपदा के लिए जिम्मेदार था। पोलिश शिपिंग रजिस्टर, स्जेसिन मैरीटाइम ऑफिस (पीएल) और कैप्टन आंद्रेज उलासीविच को भी आंशिक रूप से जिम्मेदार पाया गया। 28 परंपरास जेचिन के केंद्रीय कब्रिस्तान में स्मारक। 2013 में स्जेसिन के केंद्रीय कब्रिस्तान में पीड़ितों के लिए एक स्मारक बनाया गया था। 59 स्विनोज्स्की में प्लाक रेबाका में भी एक स्मारक है। 60 त्रासदी से बरामद कुछ वस्तुएं ग्दांस्क के राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय में प्रदर्शित है। 20 अपनी उथली अधिकतम गहराई 24 मीटर 79 फीट के कारण जॉन हेवेलियस एक लोकप्रिय मलबे डाइविंग गंतव्य है। 61 लोकप्रिय संस्कृति में जॉन हेवेलियस का डूबना 2025 नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज का विषय होगा, जिसका शीर्षक हेवेलियस होगा। 62 श्रृंखला को हाल के वर्षों में सबसे बड़ी और सबसे जटिल पोलिश टेलीविजन श्रृंखला उत्पादन के रूप में घोषित किया गया था, जिसमें 120 से अधिक नामित पात्र और 3000 अतिरिक्त कलाकार शामिल थे और 140 से अधिक सदस्यों के दल की आवश्यकता थी। जॉन एलेक्जेंडर एंगलर्ट, जन्म 11 मई 1943, एक पोलिश फिल्म अभिनेता है। 1957 से अब तक उन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 2003 से वे वार्सो के राष्ट्रीय रंगमंच के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है। 1-2 जीवनी। जॉन का जन्म 11 मई 1943 को हुआ था। 1957 में 14 साल की उम्र में उन्होंने आंद्रेज वाजदा की कनाल से अपनी फिल्मी शुरुआत की। 1964 में एंगलर्ट ने वार्सो स्थित एलेक्जेंडर जेलवेरोविच नेशनल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पोलिश थिएटर में काम करना शुरू किया, जहां शुरुआत में उन्होंने ज्यादातर सहायक भूमिकाएं निभाईं। 1968 में टेलीविजन थिएटर द्वारा निर्मित नोट्स की अंतर्राष्ट्रीय सफलता के साथ उन्हें एक बड़ी सफलता मिली, जहां काजिमियर्स कुड्स ने उन्हें देखा और फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दिया। अपनी निराशा के कारण एंगलर्ट ने पाया कि उन्हें मिलनसार, सीधे-सादे, सम्माननीय और स्पष्ट प्रेमी की भूमिकाओं में हाला जा रहा है। 4 मैं एक मिष्ठान अभिनेता के रूप में व्यवहार करना बंद करना चाहूंगा, यानी गहरे स्क्रीन अनुभवों का अनुभव करने में असमर्थ। 4 1969 में उन्होंने वार्सो में समकालीन थिएटर में काम करना शुरू करने के लिए पोलिश थिएटर छोड़ दिया, लेकिन 1981 में अपने मूल मंच पर वापस लौट आए, जहां वे 1994 तक रहे। 1997 में उन्होंने वार्सो में राष्ट्रीय रंगमंच के लिए अभिनय करना शुरू किया और 2003 में इसके कलात्मक निर्देशक बन गए, एक ऐसा कार्य जो वे आज तक निभा रहे हैं। 2 फिल्म में अपनी सफलता और लोकप्रियता के बावजूद एंगलर्ट ने कहा है कि वह थिएटर में अपने काम को सबसे अधिक महत्व देते हैं और यहीं पर उन्हें सबसे बड़ी संतुष्टि का अनुभव होता है। 4 उनके काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। मई 2001 में
उन्हें मॉस्को स्थित रूसी थिएटर कला अकादमी के मानद प्रोफेसर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 3. उन्हें 2001 में राष्ट्रपति अलेक्सांद्र क्वासनिवस्की द्वारा ऑर्डर ऑफ पोलोनिया रेस्टिटुटा से सम्मानित किया गया। 5. एंगलर्ट का एक भाई मैसीज एंगलर्ट है, जो एक अभिनेता भी है। टॉमस शूचर्ड, जन्म 18 सितंबर 1986, एक पोलिश अभिनेता है। 2007 से अब तक वे 20 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं। 2. उन्हें 3 गिडिनिया फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार और 2022 की ड्रामा फिल्म क्रजसिनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पोलिश अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2024 में उन्होंने डोपेलगैंगर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पोलिश अकादमी पुरस्कार जीता। जीवन और करियर। शूचर्ड का जन्म और पालन पोषण स्टारोगार्ड ग्दांस्की में हुआ था। उन्होंने क्राकोव में एएसटी नेशनल एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स से स्नातक किया। 3. कई छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद शूचर्ड ने ड्रामा फिल्म द क्रिस्टिंगिंग में अभिनय किया, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला गिडनिया फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार मिला। 3. बाद में वह फिल्मों करेज 2011, सुसाइड रूम 2011, युमा 2012 और सबसे उल्लेखनीय यू आर गॉड में दिखाई दिए, जिसमें उन्हें गिडनिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। 3. 2014 में वह मालगोर्जाटा जुमोव्स्का द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म इन द नेम ऑफ में और 2016 में हॉरर फिल्म डेमन में दिखाई दिए। शूचार्ट ने टेलीविजन सीरीज द कन्विक्ट और हाई वाटर में अभिनय किया। वह पिलसुडस्की, द वेडिंग और ऑपरेशन हाइसिंथ जैसी फिल्मों में नजर आए। उन्हें 2022 की ड्रामा फिल्म क्रजसिनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पोलिश अकादमी पुरस्कार का नामांकन मिला। कोमन का जन्म पोलैंड के बिल्स्कोबियाला में अभिनेत्री हलीना कोमन, जन्म डोब्रोवोल्स्का, जन्म 3 जनवरी 1923, 1 और एडम कोमन, 24 दिसंबर 1922, 1 दिसंबर 2005, 1 के घर हुआ था और वे 1982 में अपने भाई टोमे के साथ ऑस्ट्रेलिया आए। मेलबर्न जाने से पहले वे पर्थ में रुके, जहां उन्होंने फिर से अभिनय शुरू किया। 2. कोमन ने लॉर्ड्स में नेशनल फिल्म स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने मेलगोर्जाटा पोटोका, आंद्रेज जितको और पियोट्र स्किबा 1974 से 78 के साथ अभिनय का अध्ययन किया। आजीविका अभिनय। कोमन की पहली पेशेवर मंच उपस्थिति 1978 में बिल्स्कोबियाला में ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के निर्माण में लिसेंडर के रूप में थी। 3. उन्होंने अपनी साथी कैथरीन मैक्लेमेंस के साथ कई बार काम किया है, जिसमें रेडहेड्स और फ्लरहाउस फिल्में, 2009 में रश का एक एपिसोड और थिएटर प्रोडक्शन एंजेल्स इन अमेरिका 1994, द ब्लाइंड जायंट इज डांसिंग 1995, मैकबेथ 2003 और क्रूएल एंड टेंडर 2005 शामिल है। 2011 में कोमन को स्पिरिटेड में उनके अतिथि प्रदर्शन के लिए AACTA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 4. 2012 में वह ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन श्रृंखला मिस फिशर मर्डर मिस्ट्रीज में द ग्रेट हिप्नो के रूप में दिखाई दिए। 2013 में वह 8 साल की अनुपस्थिति के बाद मंच पर लौटे, मेलबर्न के माल्ट हाउस थिएटर में टॉम होलोवे द्वारा डुरेनमेट के डांस ऑफ डेथ के अनुवाद के साथ। कोमन को डिज्नी प्लस सीरीज लास्ट डेज ऑफ द स्पेस एज के कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। 5. 2021 में ऑस्ट्रेलियाई ब्लैक कॉमेडी मिस्टर इन बिटवीन के तीसरे सीजन में एक छोटा सा किरदार रेमी का किरदार निभाया। कॉन्क्लेव में वे आर्कबिशप वोजनियाक, पोप परिवार के प्रीफेक्ट और दिवंगत पोप के विश्वासपात्र के रूप में दिखाई देते हैं। जीवनी। डोमिनिका क्लुजनियाक का जन्म 10 जुलाई 1980 को व्रोक्ला, पोलैंड में हुआ था। 2003 में उन्होंने वार्सो में अलेक्जेंडर जेलवेरोविच नेशनल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तब से वह वार्सो में ड्रामेटिक थिएटर से जुड़ी हुई है। 2007 में उन्होंने वहां पिप्पी लॉन्गस्टॉकिंग, पिप्पी में अभिनय किया,
जिसके लिए उन्हें 2007-2008 सीजन के लिए वार्सो फेलिक्स पुरस्कार और अलेक्जेंडर जेलवेरोविच के नाम पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें मासिक टीटर के संपादकों द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें ओब्स्लुगीवालम एंजेल्स की क्रोला और श्टुका बेज टिटुलू में अभिनय के लिए वार्सो फेलिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्ना डगमारा डेरेजोव्स्का, जन्म 7 जनवरी 1981, एक पोलिश अभिनेत्री, आवाज अभिनेत्री और गायिका है। 2. जीवनी। वह क्रित्सटॉफ डेरेजोव्स्की और डगमारा कुफिएटा डेरेजोव्स्का 1943 से 1990 की बेटी है। उनका एक बड़ा भाई आंद्रेज और एक छोटी सौतेली बहन जूलिया है। 3. 1999 में उन्होंने आईएसएमई के तत्वावधान में मिकोलोव के निजी संगीत विद्यालय से पियानो कक्षा में स्नातक किया। वह कैटोविस में एडम मिकीविच के तृतीय लिसेयुम ओगोल्नोक्स्टाल्के से इम से भी स्नातक है। 2003 में उन्होंने वार्सो की थिएटर अकादमी से स्नातक किया। व्यक्तिगत जीवन। अभिनेता पियोट्र ग्राबोव्स्की के साथ रिश्ते से उनकी एक बेटी, लीना, जन्म 2008 है। फोटोग्राफर डैनियल डुनियाक से उनके 2 बेटे, मैक्सिमिलियन, जन्म 2015 और अलेक्जेंडर, जन्म 2021 है। वह सामाजिक कार्यों में शामिल है तथा अकोगो और ड्रीम्स कम ट्रू फाउंडेशन की गतिविधियों का समर्थन करती है। वह पहले फिलिप्स स्त्री देखभाल और स्टाइलिंग उत्पादों के लिए एक विज्ञापन राजदूत रही है। पियोट्र रोगुकी, जन्म 5 मई 1978, लॉर्ड्स, एक पोलिश गायक, संगीतकार और अभिनेता है, जिन्हें रॉक बैंड कोमा के नेता के रूप में जाना जाता है। रोगुकी पोलिश सोसाइटी ऑफ द फोनोग्राफिक इंडस्ट्री के सदस्य है। 2. इतिहास। रोगुकी ने लुडविग सोल्स्की एकेडमी फॉर द ड्रामेटिक आर्ट्स से स्नातक किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विभिन्न कलात्मक पूर्वावलोकनों और समारोहों में प्रदर्शन करके की, जहां उन्हें कई पुरस्कार मिले। 1. उन्होंने कोमा के साथ 9 स्टूडियो एल्बम जारी किए हैं। पियर्सेज विजेसी जमरोकू 2004, जाप्रजेपास्कजोन सिली विल्कीज आर्मी स्विटिच जनाकोव 2006, हिपरट्रोफिया 2008, एक्सस 2010, एक शीर्षकहीन एल्बम जिसे आमतौर पर जेरवोनी एल्बम 2011, डोंट के नाम से जाना जाता है। सेट योर डॉग्स ऑन मी 2013, 2005 वायु 55, 2016, मेटल बैलाड्स वॉल्यूम 1, 2017 और सेन ओ सात स्क्लांकच 2019। उन्होंने 2 एकल स्टूडियो एल्बम, लोकी, विज्जा डुविकू 2011 और 95 से 2003, 2012 भी जारी किए हैं। अपने संगीत करियर के अलावा रोगुकी एक अभिनेता भी है। उन्होंने टीआर वार्सो के मंच पर प्रस्तुति दी है, 3 और कई फिल्मों और टीवी सीरीज में अभिनय किया है। जाता है पोलैंड में एक शहर लोअर सिलेसियन वोइवोडीशिप की राजधानी है। सिलेसिया क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर और ऐतिहासिक राजधानी है। 7. यह मध्य यूरोप के सिलेसियन तराई क्षेत्रों में ओडर नदी के तट पर सुदेटिक पर्वत के उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर 25 मील की दूरी व्रोक्ला महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 1.25 मिलियन है। व्रोक्ला सिलेसिया और लोअर सिलेसिया की ऐतिहासिक राजधानी है। शहर का इतिहास 1000 वर्षों से भी पुराना है। 8 पूरे इतिहास में यह कालानुक्रमिक रूप से निम्नलिखित का हिस्सा रहा है: पोलैंड का डची, पोलैंड का साम्राज्य, सिलेसिया का डची, बोहेमिया का साम्राज्य, हंगरी का साम्राज्य, ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग राजशाही, प्रशिया का साम्राज्य और जर्मनी, जब तक कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में फिर से पोलैंड का हिस्सा नहीं बन गया। व्रोक्ला एक विश्वविद्यालय शहर है जिसकी छात्र आबादी 1,30,000 से ज्यादा है, जो इसे देश के सबसे युवा केंद्रित शहरों में से एक बनाता है। 9. व्रोक्ला में कई ऐतिहासिक स्थल है, जिनमें मुख्य बाजार चौक, कैथेड्रल द्वीप, प्रेम का पुल, व्रोक्ला ओपेरा, राष्ट्रीय संग्रहालय और सेंटेनियल हॉल शामिल है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
व्रोक्ला के बौने एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और व्रोक्ला का प्रतीक बन गए है। यह शहर व्रोक्ला चिड़ियाघर का घर है, जो पोलैंड का सबसे पुराना प्राणी उद्यान है। व्रोक्ला को GAWC द्वारा एक पर्याप्तता वैश्विक शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 10 इसे अक्सर दुनिया के सबसे रहने योग्य स्थानों की सूची में दिखाया जाता है। 11, 12 और 2021 में FTI इंटेलिजेंस द्वारा सभी मध्यम और छोटे शहरों में प्रथम स्थान दिया गया था। 13 यह शहर स्लास्क व्रोक्ला फुटबॉल क्लब का घर है और 2012 यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। 2016 में शहर संस्कृति की एक यूरोपीय राजधानी और विश्व पुस्तक राजधानी था। 14 और थिएटर ओलंपिक और यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों की मेजबानी की थी। 2017 में शहर विश्व खेलों की मेजबानी कर रहा था। 2019 में इसे यूनेस्को साहित्य का शहर नामित किया गया था। शब्द साधन व्रोक्ला का राज्य चिह्न, जिस पर शिलालेख सिविटास रेटिस्लावियंसिस लिखा है, लाउफ कैसल में लगभग 1360। शहर के नाम की उत्पत्ति अभी भी बहस का विषय बनी हुई है। लंबे समय से यह माना जाता था कि शहर का नाम बोहेमिया के ड्यूक व्रातिस्लाव प्रथम के नाम पर रखा गया था, जो चेक प्रीमिस्लिड राजवंश के थे और 915 और 921 के बीच शासन कर रहे थे। 15 हालांकि इस धारणा का खंडन इस तथ्य से होता है कि चेक ने व्रोक्ला ग्रोर पर लगभग 945 में ही नियंत्रण किया था। 16 शहर के नाम का सबसे पहला दर्ज उल्लेख थिएटमार के क्रॉनिकल व्रोटिजला, वर्डिस्लाविया, वोर्टिजलानिया, वोर्टिजलाउ में पाया गया, जो वर्ष 1000 के आसपास लिखा गया था। शहर के मूल नाम के ध्वन्यात्मक रूप को व्रोकिस्लाव के रूप में इंगित करता है, जो पुराने पोलिश नाम व्रोकिस्लाव वार्सिस्लाव से लिया गया है। 17-18 शोधकर्ताओं के अनुसार यह शहर के संस्थापक का नाम था, जिसे एडमंड मालाचोविच ने नीमजा के व्लोस्ट परिवार के एक ड्यूक के रूप में पहचाना। 16 ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप नाम को बाद में छोटा करके व्रोक्ला कर दिया गया, जिसे पहली बार 1175 में लैटिनकृत रूप व्रेजलॉ में दर्ज किया गया था और यह 13वीं शताब्दी में व्यापक हो गया। 19 इसके अलावा 12वीं शताब्दी में एक चेक प्रभावित और लैटिनकृत रूप व्रातिस्लाविया दिखाई देने लगा। 20 शहर की पहली नगरपालिका मुहर पर सिगिलम सिविटेटिस व्रातिस्लावी अंकित किया गया था। 21 15वीं शताब्दी तक नाम के प्रारंभिक न्यू हाई जर्मन रूपांतर ब्रेस्लाउ का पहली बार इस्तेमाल शुरू हुआ। वर्तनी में ध्यान देने योग्य अंतरों के बावजूद कई जर्मन रूप अभी भी शहर के मूल वेस्ट स्लाव नाम पर आधारित थे, जिसमें वीआर ध्वनि को समय के साथ बीआर से बदल दिया गया था। 22 और प्रत्यय स्लैव को स्लाव से बदल दिया गया था। इन रूपों में व्रोटिजला, व्राटिजलाउ, व्रातिस्लाउ, व्रेजलाउ, ब्रेस्लाउ या ब्रेस्लाउ आदि शामिल थे। 23 1819 के एक प्रशियाई विवरण में शहर के दो नामों का उल्लेख है, पोलिश और जर्मन, जिसमें ब्रेस्लाउ पोलनिश व्राक्लॉ लिखा है। 24 अन्य भाषाओं में शहर का नाम है जर्मन ब्रेस्लाउ, बीएसएलए सिलेसियन जर्मन, ब्रासेल यिडिश रोमानीकृत, ब्रेस्लोए सिलेसियन, व्रोक्ला आधुनिक चेक, व्रातिस्लाव VRACSLAF हंगेरियन, बोरोस्चलो BOROSLO और लैटिन व्रातिस्लावियाया व्रातिस्लाविया। 25 शहर में जन्मे या रहने वाले लोगों को व्रोक्लावियन या व्रातिस्लावियन, पोलिश रोक्लॉयनी के नाम से जाना जाता है। अब कम इस्तेमाल होने वाला जर्मन समकक्ष ब्रेस्लाउर है। और बात कर ले इसके एपिसोडों की, तो महज 5 एपिसोड हमें इसमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी खासी लेंथ के रहने वाले हैं। बाकी मैंने बताई दिया आपको, ये एक मिनी सीरीज रहने वाली, सेक्शन 1 के साथ इसकी एंडिंग कर दी जाएगी। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।